अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाहिद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्पायरेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैं। तो रिस्पायरेशन जो है इसके मैनी डिफिनीशन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसका जो सिंपल इजी और शॉर्ट डिफिनीशन है वो करते हैं। तो किस तरह है? तो रिस्पायरेशन जो है ये क्या है? अ प्रोसेस इन विच केमिकल एनर्जी इज चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें केमिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाए, तो फिर उस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। यहाँ पर केमिकल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी से क्या मतलब है? तो रिस्पायरेशन में ये ग्लूकोज जो है C6H12O6 ये चेंज हो जाते हैं ATP में, जो कि एनर्जी है। तो यहाँ पर इस ग्लूकोज को हम केमिकल एनर्जी कहते हैं और ATP जो है इसको हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, क्योंकि इस ATP को फिर हम डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज वो चेंज हो जाते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी ATP में, तो उसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट याद रखें, प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसके थ्रू वो ग्लूकोज जो है C6H12O6 उसको प्रिपेयर करते हैं। तो प्लांट इस तरह नहीं कर सकते कि वो उस ग्लूकोज को डायरेक्टली यूज़ करें। पहले प्लांट जो है वो उस ग्लूकोज को रिस्पायरेशन के थ्रू एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे यानी ATP में कन्वर्ट करेंगे, फिर प्लांट जो है इस ATP इस एनर्जी को यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल जो है वो डिफरेंट टाइप के फूड जो है वो खाते हैं। तो एनिमल भी इस फूड से डायरेक्टली एनर्जी को ऑब्टेन नहीं कर सकते। एनिमल भी पहले इस फूड को रिस्पायरेशन के थ्रू ATP यानी एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उस ATP यानी एनर्जी को यूज़ करेंगे। तो हम इसका इक्वेशन किस तरह होगा रिस्पायरेशन का, उसके बारे में बात करते हैं। तो रिस्पायरेशन जो है इसमें ये जो ग्लूकोज है C6H12O6 इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हमारे साथ प्रोडक्ट में बन जाते हैं 6CO2 यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल और 6H2O यानी कि 6 वाटर मालिक्यूल और 36 ATP यानी कि 36 ATP मालिक्यूल, ये हमारे साथ प्रोडक्ट में बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर ले कि रिस्पायरेशन जो है ये 100% अपोजिट और रिवर्स प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। किस तरह? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हमारे साथ जो रिएक्टेंट थे वो क्या थे? वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर थे, और जो प्रोडक्ट थे वो C6H12O6 यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन थे। लेकिन रिस्पायरेशन में अपोजिट है, यहाँ पर हमारे साथ जो रिएक्टेंट है वो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन है और जो प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। तो रिस्पायरेशन जो है ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में हमने कहा था कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी जो थी वो स्टोर होती थी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल। लेकिन रिस्पायरेशन में उस ग्लूकोज मालिक्यूल की ब्रेकडाउन हो जाती है और इससे एनर्जी जो है ATP वो रिलीज हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि रिस्पायरेशन जो है ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। और रिस्पायरेशन जो है ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन डिफरेंट मालिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और डिफरेंट मालिक्यूल जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, जिसको हम आगे जाकर ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वहाँ पर बात करेंगे। लेकिन सिर्फ यहाँ पर आप लोग याद रखें कि रिस्पायरेशन जो ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। तो रिस्पायरेशन जो है ये ऑलमोस्ट एवरी सेल में होता है। हर सेल में रिस्पायरेशन होता है, क्योंकि हर सेल को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी ज़रूरी होती है, और रिस्पायरेशन जो है ये क्या है? एनर्जी गिविंग प्रोसेस है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। तो इसलिए ऑलमोस्ट एवरी सेल में रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है ये होता है। तो रिस्पायरेशन जो है इसके 2 टाइप है, एक है एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो पहले हम एरोबिक रिस्पायरेशन की बात करते हैं, इसके बाद एनएरोबिक रिस्पायरेशन की तरफ आते हैं। तो ये जो वर्ड है एरोबिक, ये आया है ग्रीक वर्ड से। एरो का मतलब है एयर, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पर मौजूद होता है? एयर में मौजूद होता है। और बिक जो है ये आया है बायो से, जिसका मतलब है लाइफ, यानी कि लाइफ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है इसकी ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए फ्री ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है। अगर फ्री ऑक्सीजन मौजूद ना हो फिर एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं हो सकता। ये जो प्रोसेस है
यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो है इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। तो ये जो प्रोसेस है ये एराबिक रिस्पायरेशन है। और यहाँ पर एराबिक रिस्पायरेशन में एक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है और हमारे साथ 36 एटीपी जो है वो बन जाते हैं। तो एक ग्लूकोज जो है वो 36 एटीपी जो है वो देते हैं, मतलब कि एराबिक रिस्पायरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पर तो हमने इतना सिंपल देखा है, लेकिन ये जो रिएक्शन होता है, ये जो ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की, ये इतना सिंपल नहीं होता। यहाँ पर इसमें 2-3 लेंथी रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। और वो रिएक्शन क्या है? ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ग्लाइकोलाइसिस जो है ये कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल जो है ये कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये भी कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इन 3 प्रोसेस के थ्रू इस कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होती है और हमारे साथ बन जाते हैं एटीपी। यहाँ पर तो हमने सिंपल देखा है। तो ये था एराबिक रिस्पायरेशन। सेकेंड टाइप जो है वो है एन एराबिक रिस्पायरेशन। तो एन एराबिक का वर्ड जो है ये भी आया है ग्रीक वर्ड से। एन का मतलब है विदाउट, एरो का मतलब है एयर, एंड बिग जो है ये आया है बायो से, जिसका मतलब है लाइफ, यानी लाइफ विदाउट एयर या लाइफ विदाउट ऑक्सीजन। तो एन एराबिक रिस्पायरेशन जो है इसमें ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, लेकिन इसके लिए फ्री ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, इन द एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। तो इसलिए इसको एनएराबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। इसके 2 टाइप है, एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इसलिए कहते हैं कि इसके आखिर में लैक्टिक एसिड जो है वो बन जाते हैं। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है ये कहाँ पर होता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, और स्पेशली जो हमारे बॉडी के जो मसल सेल होते हैं उसमें भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। तो इसके 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज जो है वो चेंज हो जाते हैं 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल में, और इस स्टेप में 2 एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ हो जाते हैं, और लास्ट में हमारे साथ 4 एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। और फिर ये 2 पायरुविक एसिड जो है सेकंड स्टेप में ये चेंज हो जाते हैं 2 लैक्टिक एसिड में, और इस स्टेप में 2 NADH जो है ये यूज़ हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं 2 NAD में। यहाँ पर ये याद रखें, यहाँ पर जो हमारे साथ नेट गेन ऑफ एटीपी है ये कितने हैं? 2 ATP, यानी कि ये जो प्रोसेस है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये हमें 2 ATP देते हैं, क्योंकि 4 ATP हमारे साथ बन जाते हैं, लेकिन 2 ATP ऑलरेडी इस रिएक्शन में यूज़ हुए हैं। तो नेट गेन ऑफ ATP जो है वो कितने हैं? 2 ATP हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह कहते हैं कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है यहाँ पर ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होती, क्योंकि अगर ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाए तो फिर ये हमें 36 ATP देते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होती, इसलिए ये सिर्फ 2 ATP देते हैं। क्योंकि इसका फ़ायदा यह है कि ये जो प्रोसेस है ये ज़्यादा रैपिड होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ज़्यादा एनर्जी जो है वो ज़रूरी होती है किसी फंक्शन के लिए। तो ये जो प्रोसेस है एराबिक रिस्पायरेशन जो स्लो प्रोसेस है, तो हमें इस प्रोसेस की ज़रूरत जो है वो पड़ जाती है, क्योंकि ये 2 ATP देते हैं, कम है लेकिन ज़्यादा तेज़ देते हैं, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। और यहाँ पर यह भी याद रखें कि जो दही होते हैं, दही जिसको हम योगर्ट कहते हैं, ये बनते हैं मिल्क से, दूध से। तो किस तरह? देखो मिल्क जो है इसमें लैक्टोज होते हैं, लैक्टोज। तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। वो क्या करती है? वो इस मिल्क में जो लैक्टोज होते हैं वो कन्वर्ट कर लेते हैं लैक्टिक एसिड में, और ये लैक्टिक एसिड फिर इस मिल्क से दही जो है उसको बना लेते हैं, और ये भी क्या है? ये भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। दूसरा जो टाइप है वो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है इसमें हमारे साथ जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो अल्कोहल, इसलिए इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, स्पेशली ईस्ट एंड बैक्टीरिया में। ये भी 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप जो है वो सेम है जैसा कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का जो था, और सेकंड स्टेप में वही 2 पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं 2 इथानॉल या इथाइल अल्कोहल भी इसको हम कहते हैं, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में। और इस स्टेप में अगेन 2 NADH जो है वो यूज़ हो जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं 2 NAD में। तो अगेन यहाँ पर भी
2 ATP जो है वो पहले से यूज़ हुई है और हमारे साथ 4 ATP बन जाते हैं, तो नेट गेन ऑफ ATP जो है इसमें भी वो कितना है 2। तो मतलब कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होती। यहाँ पर ये 2 पॉइंट भी नोट कर ले। एक है सेलुलर रिस्पायरेशन और दूसरा है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, या इसको हम ब्रीथिंग भी कहते हैं। तो सेलुलर रिस्पायरेशन, ये जो रिस्पायरेशन है जो सेल के अंदर होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन हो जाती है और एटीपी बन जाते हैं, इसको हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। और जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है जिसको हम ब्रीथिंग कहते हैं, ये वो रिस्पायरेशन है जिसमें CO2 एंड O2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज होती है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान हो। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिमूव करते हैं, तो ये एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है, इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। तो ये था रिस्पायरेशन और इसके टाइप। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।